हेलो एवरीवन। आज 3 जनवरी है और आज का जो पहला टॉपिक है वो है जस्टिस मिशन 2025। तो ये चाइना ने एक लार्ज स्केल फायर मिलिट्री ड्रिल की थी, एक्चुअली एक मिलिट्री की एक्सरसाइज की थी। कहाँ पे? ताइवान के अराउंड ये एक्सरसाइज की थी। मेन काम क्या था इसका? ताइवान को डेटरेंस देना, मतलब एक तरीके से डर का माहौल बनाना ताइवान के लिए कि वो अपनी इंडिपेंडेंस एजर्ट ना करे। ताइवान ये ना मान के चले कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो चाइना का पार्ट है, ऐसा चाइना सोचता है। और इसी को चीज को प्रूव करने के लिए चाइना बड़ी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेस इस एरिया में करता रहता है। अब ये चीज यूएसए और उसके एलाइज के लिए भी एक वार्निंग थी कि वो ताइवान को आर्म्स की सेल बहुत ज्यादा ना करें, जिससे ताइवान अपनी डिफेंस मजबूत करे। और चाइना की कैपेबिलिटी को भी ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है। तो यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है पिंगटांग आइलैंड, जो कि चाइना का आइलैंड है और वो ताइवान से नियरेस्ट है। उसी का यूज करके चाइवान, सॉरी, चाइना चाइना यहाँ पे एक्सरसाइजेस करता है। तो अब मेन इशू है कि चाइना और ताइवान की लड़ाई है किस चीज को लेके। तो सबसे पहले देखते हैं कि, मतलब बैकग्राउंड में देखते हैं तो बहुत पहले क्या हुआ था। जब एक प्रिंसिपल की हम बात करेंगे, तो दो चीजें हैं। एक है वन चाइना पॉलिसी, और दूसरी दूसरी चीज है वन चाइना प्रिंसिपल। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो वन चाइना पॉलिसी है उसका मतलब है कि ये चाइना का स्टैंस है कि ताइवान उनका इनएलिएनेबल पार्ट है, ये वन चाइना पॉलिसी का मतलब है। और वन वन चाइना प्रिंसिपल का मतलब है, सॉरी, इसका मतलब है कि ताइवान जो है वो उनका इनएलिएनेबल पार्ट है। और वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि जैसे इंडिया और यूएस जैसी कंट्रीज ये मानती हैं कि चाइना का एक ही वर्जन है, और वो कि ये जो असली वाला मेनलैंड चाइना है वो है। पर हम ये रिकग्नाइज नहीं करते कि ताइवान जो है वो सॉवरिन है। ठीक है, ताइवान की सॉवरिनिटी रिकग्नाइज नहीं करते, पर ये भी नहीं मानते हैं कि ताइवान चाइना का पार्ट है। ताइवान का जो ऑफिशियल नाम है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना ये ताइवान का असली नाम है। और कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1949 में कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी, चाइनीज सिविल वॉर से। जब नेशनलिस्ट कुओमिंगतांग लीडर्स ताइवान, मतलब मेनलैंड चाइना छोड़ करके ताइवान में आकर के बस गए थे। अभी दुनिया की सिर्फ 12-13 कंट्रीज हैं जो ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती हैं। अब कुछ मेन चीजें हैं, जैसे कि ये नॉर्थ में ईस्ट और चाइना सी, और साउथ में साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। क्या, कौन सा स्ट्रेट है? ये फॉर्मोसा स्ट्रेट है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। अगर यहाँ पे देखें तो ये फॉर्मोसा स्ट्रेट है, इसको ताइवान स्ट्रेट भी कहते हैं। ये नॉर्थ में ईस्ट चाइना सी और साउथ में साउथ चाइना सी को, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। ये एक अनऑफिशियल बॉर्डर भी है जो चाइना और ताइवान को डिवाइड करता है, जिससे चाइना अब लगातार वॉयलेट कर रहा है। किनमेन और मत्सू आइलैंड्स भी हैं दो, ये ताइवान कंट्रोल करता है, लेकिन ये चाइना के कोस्ट के बिल्कुल पास हैं। फिर एक फेगू आइलैंड्स हैं जो ताइवान स्टेट में है, मतलब फॉर्मोसा स्टेट में है। तो अब दूसरी चीज क्या है कि इंडिया और ताइवान के बीच में कैसा रिलेशन है। तो इंडिया और ताइवान के बीच में कोई भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, लेकिन फिर भी ताइवान इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ताइवान दुनिया का 90% एडवांस चिप्स बनाता है। इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए ताइवान एक क्रिटिकल पार्टनर है। ये ताइवान की पॉलिसी है कि, जैसे एक पॉलिसी है ताइवान जो फॉलो करता है, न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी। इस पॉलिसी में, जिसमें वो इंडिया के साथ टाइज इंप्रूव करना चाहता है, जो कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जैसे इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, वैसे चाइना की न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी है। इंडिया अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ईस्टर्न कंट्रीज के साथ टाइज इंप्रूव करता है, तो वैसे ताइवान अपनी न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी में और देशों के साथ अपनी टाइज इंप्रूव करना चाहता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रगति। अब प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो नाम से क्या लग रहा है कि गवर्नेंस बहुत ही ज्यादा एक्टिवली की जाएगी और किसी भी चीज का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही टाइम से होगा। तो ये एक आईसीटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। इसे डिजाइन किसने किया था, डेवलप और किसने किया है? पीएमओ ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के साथ मिल करके। ये काम करता है टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, जो कि बोथ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट पे चलते हैं।
ये 3 टियर का प्लेटफॉर्म है जिसमें पीएमओ सबसे टॉप पे है, यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज आएंगे और फिर चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट आएंगे। इसका मेन एम क्या है? कॉमन पर्सन की ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना, मॉनिटर और रिव्यू करना प्रोजेक्ट्स जो कि स्टार्ट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये था प्रगति से रिलेटेड। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आईएनएस वी कौदिनिया। तो ये क्या है आईएनएसवी कौदिनिया? तो ये अभी रिसेंट में जब हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, तब जो आईएनएसवी कौदिनिया है वो अरेबियन सी के बीचों बीच थी। ये कोई ऑर्डिनरी शिप नहीं है, इसमें ना कोई इंजन है, ना कोई कील है और ना ही कोई मेटल नेल है। ये इंडिया का लिविंग हेरिटेज प्रोजेक्ट है, जो कि हमने अपनी पास्ट 2000 ईयर के टैलेंट को, शिप बिल्डिंग टैलेंट को दिखाने के लिए बनाया है। अब इसमें एक तनकाई मेथड का इस्तेमाल करते हैं शिप बिल्डिंग के लिए, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिप तो मुझे नहीं लगता इतनी इंपॉर्टेंट है, पर ये मेथड हो सकता है आ जाए। तो इस मेथड में वेसल की वुडन प्लैंक्स को नेल से नहीं बल्कि कोकोनट रोप से स्टिच किया जाता है। इस पे नेचुरल रेजिन और ऑयल की कोटिंग करते हैं ताकि पानी अंदर ना जाए, नाव के अंदर पानी ना जाए। इसका डिजाइन 5th सेंचुरी सीई की अजंता केव्स पेंटिंग से लिया गया था, और ये दिखाता है कि गुप्ता पीरियड के वक्त इंडिया का जो मैरीटाइम टेक्नोलॉजी सेक्टर था, मैरीटाइम टेक्नोलॉजी थी इंडिया की, वो काफी एडवांस थी। 5th सेंचुरी के टाइम पे गुप्ता एम्पायर ही था इंडिया में। और इस प्रोजेक्ट में पार्टनर कौन कौन है? इस प्रोजेक्ट में जो पार्टनर्स हैं मेन, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंडियन नेवी और होदी इनोवेशंस, जो कि गोवा बेस्ड है। और अब थोड़ी हिस्ट्री की बात करें अब इसमें, तो ये जो कौदिनिया है वो एक लीजेंडरी इंडियन मराइनर थी। और मराइनर थे मतलब जो सी वॉयजेस करते थे, और ये कलिंगा से, कलिंगा मतलब उड़ीसा से साउथ साउथ ईस्ट एशिया गए थे। उन्होंने वहां की क्वीन सोमा से शादी की थी और फुनान किंगडम की नींव रखी थी। फुनान किंगडम, ठीक है, फुनान किंगडम की नींव रखी थी इन्होंने। कहाँ पे? मॉडर्न डे कंबोडिया और वियतनाम में ये फुनान किंगडम पाया जाता था। ये इंडियनाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया का है, बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है। इसको आप लोग किसमें यूज कर सकते हैं? अपने मेंस की आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, खासकर जीएस 1 में। फिर अगर करंट से देखें तो December 29, 2025 को ये पोरबंदर गुजरात से मस्कट के लिए रवाना हुई थी। इसमें 15 से 18 नेवल मेंबर्स हैं, जिसे कोर कमांडर विकास शिवरन लीड कर रहे हैं। इसमें संजीव सान्याल भी एज ए हिस्टोरियन इन्वॉल्व है। संजीव सान्याल एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं। फिर इसके सेल पर मतलब कुछ चीजें हैं जो इसके सिंबल्स में है, मतलब सिंबल है, जैसे गंधर भेरुंडा है, फिर सन मोटिव्स ऑन सेल है, सिम्हायाली है और हड़प्पन स्टाइल स्टोन एंकर है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसमें से देख करके पढ़ सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, जो तनकाई मेथड है वो मेन इंपॉर्टेंट है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शंकर देव। अब शंकर देव से मेन चीज क्या है इसमें, कि जैसे अगर हम इसमें देखें तो जो बतारा दावा थान है वो इनका बर्थ प्लेस है शंकर देव का। तो अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि उसे वापस से डेवलप किया जाएगा और उसका इनॉग्रेशन भी किया गया है। तो अगर हम भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं तो नॉर्थ में कबीर और साउथ में रामानुजन का नाम तुरंत याद आ जाता है हर किसी को। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक नाम याद आता है, कौन है वो शंकर देव है नॉर्थ ईस्ट में। इन्होंने आसाम के सोशल कल्चरल फैब्रिक को हमेशा के लिए बदल दिया था। वो कौन थे? शंकर देव ही थे, इन्होंने ही बदला था। शंकर देव ने नियो वैष्णवाइट मूवमेंट शुरू किए थे। नियो वैष्णवाइट मूवमेंट, और जिसके एक शरण नाम धर्म भी कहते हैं, नियो वैष्णवाइट को ही एक शरण नाम धर्म कहते हैं। जिसका मतलब होता है, कोर बिलीफ होता है कि एक देव और एक सेव, एक देवा और एक सेवा, मतलब सिर्फ एक भगवान और उसी की भक्ति। इन्होंने आइडल वर्शिप को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया था। इनके प्रेयर हॉल्स में मूर्ति की जगह भगवत पुराण होता था। इन्होंने कास्ट सिस्टम और एनिमल सेक्रीफाइस का भी विरोध किया था। उनके लिए भक्ति, दस्य भाव, सर्वेंट को गॉड पर, जो कि दस्य दास भाव जो होता है, जो सर्वेंट का होता है गॉड के ऊपर, दास का भाव पर इनकी भक्ति उसीलिए बेस्ड थी। और राधा कृष्ण की रोमांटिक भक्ति पर नहीं बेस्ड थी इनकी भक्ति, जो कि
एक्चुअली बंगाल के एरिया में चल रही थी उस टाइम पे। ये कम्युनिटी प्रेयर हॉल्स हैं, मतलब जो नामघर्स होते हैं, एक नामघर्स इन्होंने स्टैब्लिश किए थे। ये कम्युनिटी प्रेयर हॉल्स होते हैं, और ये सिर्फ रिलीजियस जगह नहीं बल्कि विलेजेस असेंबलीज और कल्चरल सेंटर्स का भी काम करते थे ये। फिर सत्तरास क्या होते हैं? अब सत्तरास भी इन्होंने लाया था। ये वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज हैं जो कि रिलीजियस एजुकेशन और आर्ट को प्रिजर्व करती हैं। और कुछ चीज जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि इन इंस्टीट्यूशंस ने अहोम और कोच किंगडम को बहुत इन्फ्लुएंस किया था, और आज भी आसाम की सोशल लाइफ में इनकी इनकी झलक दिखाई देती है। फिर शंकर देव ने सिर्फ एक, मतलब वो सिर्फ एक सेंट नहीं थे, आर्टिस्ट भी थे। आर्टिस्ट क्यों थे वो? क्योंकि उन्होंने सत्तारिया डांस, जो कि इंडिया के 8 क्लासिकल डांसेस में है, उसको लेकर के आए थे। अंकिया नाट और भावना, ये एक ट्रेडिशनल वन एक्ट प्ले है जिसमें मास्क आर्ट का यूज होता है, मतलब मास्क लगा के वो चीज परफॉर्म की जाती है। इसको भी ये लेकर के आए थे। बोरगीट्स भी ये लेकर के आए थे, जो कि डेवोशनल सॉन्ग्स हैं, जो उन्होंने ही कंपोज किया था। ब्रजवली लैंग्वेज भी इन्होंने लेके आई थी, इन्होंने ही लेके आए थे ये। इन्होंने एक नई लिटरेरी लैंग्वेज जिसको ब्रजवली लैंग्वेज कहते हैं उसे भी बनाया था। और मैं ये मतलब मेनली आसामीज और मैथिली का मिक्सचर था। तो ये चीजें थी कुछ इंपॉर्टेंट, किससे रिलेटेड? शंकर देव से रिलेटेड। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर हम ये जानना हो कि इंडिया की फैक्ट्री प्रोडक्शन ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो हम कौन सा डेटा देखेंगे? तो अगर ये जानना है तो हम देखेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्या होता है? तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि इसे रिलीज कौन करता है। इसे रिलीज करता है एनएसओ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। एनएसओ रिलीज करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। हर मंथ रिलीज होती है ये, और इसका बेस ईयर 2011 और 12 को माना गया है। तो यहाँ पे इसका वो रहा होगा 100, इसका जो इंडेक्स की वैल्यू रही होगी। पहले जो ये डेटा था वो 42 डेज के अलग अलग आता था, 42 डेज के, पर अब ये हर महीने आता है। तो यूपीएससी के लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये वाली टेबल है कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसको है, मैन्युफैक्चरिंग को है, फिर माइनिंग को है, फिर इलेक्ट्रिसिटी को है। फिर उसके बाद कुछ थोड़ी शॉर्टेड टेबल्स भी हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर प्रोडक्ट वाइज, मतलब वाइड एक सिंगल सिंगल टॉपिक्स को लेकर बात करें, मतलब जैसे इसमें तो कई सारी अंदर आ जाएंगी इसके। तो सबसे हाईएस्ट पे है कौन सी? रिफाइनरी प्रोडक्ट सबसे हाईएस्ट पे है, ठीक है। और सबसे लोवेस्ट पे है फर्टिलाइजर्स, ठीक। ये सबसे हाईएस्ट है और ये सबसे लोवेस्ट है, इनके बीच में बहुत ही सारे छह और आते हैं, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पे ये हैं और सबसे लोवेस्ट पे ये हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो यूपीएससी अपने डेटा के, मतलब कुछ फैक्ट्स थे जो यूपीएससी पूछ सकता है मेनली इसमें से। एक बार आई थिंक आ भी चुका है इसमें, मुझे ध्यान नहीं है किस ईयर आया है, पर आ चुका है ये। तो इसमें इतना ही था, और कुछ बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली लिस्ट आपको ध्यान होनी चाहिए, और ये वाला भी ध्यान होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी के कितने ज़्यादा वेटेज हैं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पिनाका मिसाइल से। पिनाका मिसाइल के बारे में हम एक बार देख चुके हैं, पर अब यहाँ पे जो डीआरडीओ है उसने 120 किलोमीटर रेंज वाला वेरिएंट इसका सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, इसलिए फिर से न्यूज़ में आ गई है। तो ये मल्टीपल रॉक लॉन्च सिस्टम है, जो कि रैपिड और हाई वॉल्यूम फायर को कर सकता है। मतलब 12 रॉकेट्स होती हैं, ईच लॉन्चर में 12 रॉकेट होती हैं, और हर बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं। मतलब टोटल 72 रॉकेट्स ये फायर कर सकता है। जो पुराना वर्जन था उसकी रेंज 65 टू 75 किलोमीटर थी, और इसको ट्रक के ऊपर माउंट किया गया था, जिससे इसकी मोबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। और सबसे पहले इसे यूज़ किया गया था कारगिल वॉर में। इंडिजिनसली डेवलप हुआ है, किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।